private, public and global enterprises. The role of private sector versus public sector since independence. Immediately after independence, Government of India nationalized many enterprises and also established many undertakings. The Industrial Policy Resolutions of 1948 and 56 assigned dominant role to public sector enterprises. तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो हुए थे 1948 में और 1956 में, उसमें पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने के लिए राइट्स वगैरह दिए गए थे या रूल्स ऐसे बनाए गए थे, पॉलिसी ऐसी बनी थी कि जिसमें पब्लिक सेक्टर का रोल सबसे ज़्यादा था हमारी इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे जो है नेशनलाइज मैनी एंटरप्राइजेस, तो बहुत सारे एंटरप्राइजेस को उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। जैसे बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था अराउंड 1969। सो मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज एट दैट टाइम। सो ऐसे ही बहुत सारी एंटरप्राइजेस को उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। ओके, देन मेनी एरियाज ऑफ बिजनेस वर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर। उसमें ऐसा भी था उस पॉलिसी में कि कुछ एरियाज जो थे वो प्राइवेट सेक्टर के लिए थे और कुछ एरियाज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व करके रखे थे। The entry of private sector was restricted in the form of licensing, limits on expansion, etc. ये प्राइवेट सेक्टर के लिए रेस्ट्रिक्शन कैसे डाला था? उन्होंने लाइसेंसिंग रखा था कि अगर आपको ये पर्टिकुलर बिजनेस करना है तो आपके लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा। मतलब उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इस तरह से थोड़ा बहुत एंट्री रेस्ट्रिक्ट किया था इस पर्टिकुलर पॉलिसी से। पॉलिसी वॉज लाइसेंसिंग पॉलिसी। इन स्पाइट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोल, द प्राइवेट सेक्टर कंटिन्यूड टू ग्रो and contribute in the economic development of the country. In spite of giving priority to public sector, this sector could not do much for the economic development of the country. तो पब्लिक सेक्टर को तो वहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट ने बहुत सारा रोल असाइन कर रखा था कि एवरीथिंग विल बी डन बाय पब्लिक सेक्टर इनिशियली, एंड प्राइवेट सेक्टर के लिए एंट्री भी रेस्ट्रिक्टेड थी, तो वो ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे थे इकोनॉमी के लिए। सो प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत सारी एंटरप्राइजेस नहीं थी क्योंकि उनके लिए भी लाइसेंसिंग वगैरह ज़रूरी हो गया था, रूल्स वगैरह ऐसे थे, पॉलिसी ऐसी थी। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप कह सकते हो कि प्राइवेट सेक्टर का उस समय कुछ ज़्यादा रोल नहीं था। दैट इज वाई इन 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 में गवर्नमेंट ने क्या किया कि चलो अभी बहुत सारी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पीछे दिख रही है, पिछड़ रही है, तो हमें इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए प्राइवेटाइजेशन करना होगा या लिबरलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन करना होगा। इसका मतलब ये जो पॉलिसी ऊपर रेस्ट्रिक्शन वाली थी, लाइसेंसिंग वाली वगैरह पॉलिसीज थी, वो थोड़ी थोड़ी लिबरल करते गए। लिबरल मतलब छूट दे दी गई उसमें से कि चलो अभी आपके लिए पॉलिसीज थोड़ी थोड़ी लिबरल हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगी। ओके, अंडर दिस पॉलिसी द प्राइवेट सेक्टर वॉज असाइन्ड इम्पोर्टेंट रोल। मेनी एंट्री बैरियर्स ऑन प्राइवेट सेक्टर वर रिमूव्ड। The industrial licensing was abolished except in the areas of security and strategic concern. Areas reserved for public sector were reduced and limit of expansion was raised by amending MRTP Act. तो ये जो पॉलिसी है 1991 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाई थी लिबरलाइजेशन की या ग्लोबलाइजेशन की, उसमें क्या था, अब प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा दिया गया था। तो बहुत सारे रूल्स जो है वो साइलेंट किए गए थे। एंट्री बैरियर्स जो है प्राइवेट सेक्टर में, एंट्री बैरियर कहाँ पे लगा था कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर का रोल बिल्कुल नहीं होगा। इस तरह से एंट्री बैरियर कंप्लीट था कि नो एंट्री करके ये पर्टिकुलर एंटरप्राइज में या ये पर्टिकुलर बिजनेस में बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर को अलाउड नहीं था। पर अब उन्होंने धीरे धीरे वहाँ पे भी एंट्री बैरियर्स हटाना शुरू कर दिए हैं या 1991 में शुरू कर दिए थे। So these entry barriers were removed and then industrial licensing was abolished. तो जैसे पहले licensing policy थी उसको फिर उन्होंने abolish कर दिया क्योंकि now licensing will not be required, some other rules were made therefore. और licensing अगर जरूरी है तो कहाँ पे होगा या कहाँ पे रखा गया था licensing? It was very much there in the security related industry, that is defense industry के लिए अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स वाली जो इंडस्ट्रीज हैं जैसे डिफेंस वाली ही, डिफेंस के लिए अगर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस वगैरह बनाना चाहते हैं आप तो आपको पहले लाइसेंस लेना होगा कि ओके हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सब कुछ बना रहे हैं या वी हैव द लाइसेंस। ओनली इफ यू हैव द लाइसेंस यू आर अलाउड टू गो इनटू दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस एक्सेट्रा।
देन द एरियाज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वर रिड्यूस। तो पब्लिक सेक्टर का रोल कम करने के लिए जो एरियाज रिजर्व करके रखे थे पब्लिक सेक्टर ही उसमें काम करेगा करके, तो वो एरिया धीरे धीरे उन्होंने रिलैक्स करना शुरू कर दिए एंड वो जो रिजर्व थे उसमें से उन्होंने निकाल दिए पब्लिक सेक्टर को, क्योंकि अब पब्लिक सेक्टर का ये रोल होगा और ये प्राइवेट सेक्टर का होगा। तो धीरे धीरे इट वॉज रिलैक्स्ड। सो द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज रिड्यूस्ड टू दैट एक्सटेंट। Then the limit of expansion was raised by amending the MRTP Act. MRTP Act क्या है? Monopolistic and Restrictive Trade Practices Act. तो ये जो पर्टिकुलर एक लॉ है इंडिया में, ये एक्ट जो है उसमें एक्सपांशन के लिए लिमिट वगैरह उन्होंने बढ़ा दी। एक्सपांशन मतलब इंडस्ट्री को आपको और बड़ा करना है, तो ये वो लिमिट होता है कि एक ऑथराइज शेयर कैपिटल होगा या और भी कोई बहुत सारे रूल्स होंगे, उस तरह से उन्होंने वो रूल्स रिलैक्स कर दिए, ये लिमिट्स भी एक्सपांड कर दिए अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। और मोनोपोलिस्टिक मतलब क्या कि कोई भी दूसरा उसमें नहीं आएगा, खुद एक कंपनी की ही मोनोपोली होगी पर्टिकुलरली किसी भी इंडस्ट्री में, तो दैट इज मोनोपोलिस्टिक। फिर रेस्ट्रिक्टिव क्या है कि दूसरे किसी को भी एंट्री नहीं देंगे उस इंडस्ट्री में। सो ऐसी एक एक्ट ही बनी है कि मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो बिजनेस बढ़ाने के लिए अलग अलग कंपनीज या बिजनेस हाउसेस अलग अलग प्रैक्टिसेस करते हैं। प्रैक्टिसेस मतलब कोई ना कोई दिमाग लगा के ऐसी स्ट्रैटेजी कर देंगे कि दूसरे किसी को उसमें तो एंटर भी नहीं होने देंगे, कॉम्पिटिटर को रादर दे विल नॉट अलाउ द कॉम्पिटिटर टू इवन एंटर इन दी देयर ओन इंडस्ट्री। ऐसा हो सकता है कि अगर ऐसी कोई वो दिमाग लगा के बहुत चालाकी से अगर उन्होंने ऐसी कोई प्रैक्टिस ढूंढ निकाली है कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने तो लाइसेंस नहीं लगाया है, गवर्नमेंट ने कोई एंट्री बैरियर नहीं रखा है, बट इन लोगों ने प्रैक्टिस ही ऐसी कोई ढूंढ के निकाली है चालाकी से कि दूसरा कोई उसमें घुस ही नहीं सकता है वो बिजनेस करने में। तो ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पर्टिकुलर जैसे जो नेसेसिटीज हैं व्हीकल्स के लिए हेलमेट्स वगैरह या ऐसी कोई नेसेसिटीज, तो पर्टिकुलर कंपनी के पास ही उसके अगर रूल्स या लाइसेंस है या अथॉरिटी है वो पर्टिकुलर बनाने की, और वो पर्टिकुलर जो उसके लिए पॉलिसी बनी होगी वो पॉलिसी में किसी और को वो राइट्स देने की बात ही नहीं की है, तो दैट इज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। तो दूसरे किसी को भी उसमें एंटर करने का कोई चांस नहीं है। जैसे हम लोग रोड पे जाते हैं तो ट्रैफिक जाम के लिए बैरिकेड्स लगे होते हैं, सो यू हैव टू आइदर स्टॉप देयर और यू हैव टू डाइवर्ट समवेयर एल्स टू गो। तो वहां पे अगर एंट्री बैरियर है तो आप एंटर ही नहीं कर पाओगे। तो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस इस तरह से कंपनीज खुद अपने लिए बनाती है ताकि हम लोग मोनोपोली के पोजीशन में रह सकें। ओके, then due to these changes there is tremendous improvement in economic development of our country। तो यस, अभी जो 1991 से पॉलिसी स्टार्ट हुई है लिबरलाइजेशन की और ग्लोबलाइजेशन की, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा हुआ है हमारी कंट्री का, क्योंकि उसमें ग्लोबलाइजेशन भी लिखा है। देखो ग्लोबलाइजेशन मतलब सारी कंपनीज को, सारे बिजनेसेस को हमने फ्रीली अलाउ कर दिया है to compete at even global level, not just in India with each other but compete at the global level also। तो एक्सपोर्ट करो, इम्पोर्ट करो, जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो करो एंड ब्रिंग द फॉरेन करेंसी थ्रू द फॉरेन ट्रेड। सो उसकी वजह से फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया है या अच्छा हो रहा है। द बिजनेस एनवायरनमेंट हैज अंडरगॉन ट्रेमेंडस चेंजेस नाउ। देयर इज मोर ओपन एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। पहले की तरह रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट नहीं है, अब दोनों ही पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दे आर गोइंग हैंड इन हैंड टू एक्चुअली डेवलप आवर इकोनॉमी। सो फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म्ड इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, दैट इज फर्स्ट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हो सकते हैं, या पब्लिक कॉर्पोरेशंस या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हो सकते हैं, या गवर्नमेंट कंपनी। तो PSU जिसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं, उसमें 3 टाइप्स के हो सकते हैं, एक डिपार्टमेंटल है, एक पब्लिक कॉर्पोरेशन है और एक गवर्नमेंट कंपनी। तो फर्स्ट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। इट हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस देन गवर्नमेंट। मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मतलब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ले लिया गवर्नमेंट का, तो उसी के अंडर ये कंपनी आएगी। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो यह स्टील वाला अगर हमारे पास मिनिस्ट्री ही स्टील वाली है, स्टील के लिए अलग से, या रेलवेज के लिए अलग से मिनिस्ट्री है हमारी गवर्नमेंट में, इफ यू आर अवेयर।
तो वो पर्टिकुलर रेलवे इंडस्ट्री तो उस मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह ही हम उसको देख सकते हैं, अनलेस इट इज प्राइवेटाइज्ड। अगर ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ हो रहा है देन इट विल नॉट बी कॉल्ड एज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो जिसके लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए अगर हमारे पास स्पेशल मिनिस्ट्री है तो दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ओके। या पेट्रोलियम का भी ऐसा हो सकता है कि स्पेशल मिनिस्ट्री से अगर वो गवर्न हो रहा है, कोई भी हो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंडस्ट्री अगर स्पेशली उसके लिए गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है देखने के लिए, या एक मिनिस्ट्री है उसको देखने के लिए, देन दैट इज कॉल्ड एज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। यस, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया ही है, रेलवेज है, डिफेंस है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, टेलीफोन सर्विसेज है। तो अभी टेलीफोन सर्विसेज शायद इसमें से थोड़ा सा हट गया है क्योंकि BSNL हैज लिटिल रोल टू प्ले, अभी प्राइवेट में भी आ गया है, रिलायंस वाले हैं, फिर और भी बहुत सारे हैं जो टेलीकम्युनिकेशन और टेलीफोन सर्विसेज दे रहे हैं। बट यस, रेलवेज अभी भी गवर्नमेंट के पास है, डिफेंस एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्सेट्रा। ब्रॉडकास्टिंग भी थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि अभी प्राइवेट में आ गया क्योंकि प्राइवेट चैनल्स भी होते हैं टेलीविजन पे या अदर मीडिया पे। So these are departmental undertakings. Let us understand the features thereof. The main characteristics of these are they operate under the overall control of one of the ministries of central or state government. तो ministry के under ही आएगा ये वाला department. Then they are part of government only. There is no separate entity. वो तो part and parcel of government ही है, उसमें कोई separate entity नहीं है। तो रेलवेज बोला तो वो गवर्नमेंट की तरफ से ही है, ऐसा बोल सकते हैं। Then they are financed from the annual budgets of the government. तो यहाँ उनको फाइनेंस कहाँ से मिलता है, उनको रेवेन्यू कहाँ से मिलता है? From the annual budgets of the government. The revenues of these departmental undertakings are deposited in the treasury of government. तो इनका जो भी रेवेन्यू होता है वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में उनको जमा कर देते हैं। Then the staff of departmental undertakings are civil servants and are recruited and compensated as per the rules of civil servants. तो इनका जो स्टाफ होता है, इनके जो एम्प्लॉइज हैं वो सिविल सर्वेंट्स की तरह उनको ट्रीट किया जाता है एंड दे आर रिक्रूटेड एंड कॉम्पेंसेटेड एज पर द रूल्स मेड फॉर सिविल सर्वेंट्स। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की तरह उनको पूरा का पूरा मिलेगा। Then they are under the direct control of departmental head who is accountable to concerned minister. तो उनका रेलवे का जैसा है, तो रेलवे डिपार्टमेंट का एक हेड होगा जो डायरेक्टली ही विल बी अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री, दैट इज रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर आएगा। दे कैन बी sued in the same manner as one can file a suit against the government. तो अगर इनके खिलाफ कोई केस बनता है तो केस जैसे ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही होगा ऐसा ही माना जाएगा। Then let us understand the merits and advantages of departmental undertakings. Firstly, it is easy to form. It is very easy to form the departmental undertaking as no registration is compulsory. अगर डायरेक्टली मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है तो उनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। Then effective control. It is very direct and centralized. Control of these undertakings, it is in the hands of government. तो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट है और सेंट्रलाइज कंट्रोल है, किसी और को ये कंट्रोल डेलीगेट नहीं कर रहे। कंट्रोलिंग पावर इज centralized with the government itself. Then optimum utilization of the funds. There is proper utilization of funds as financial matters are subject to the ministerial sanction, budget and accounting and audit. तो हाँ, इनके जो फंड्स हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। इसका मतलब वेस्टेज बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक तो हर एक फंड के लिए या हर एक जो भी उनके पास फाइनेंशियल फंड्स जो भी उनके पास होंगे उसके लिए सैंक्शन की जरूरत है, अप्रूवल की जरूरत है गवर्नमेंट की या वो मिनिस्ट्री की। देन बजट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर देम। देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑल्सो इज डन फॉर कंट्रोलिंग दैट। तो जो भी उनके पास फंड्स है एक तो अप्रूव होके ही आएंगे, सैंक्शन होके ही मिलते हैं उनको, फिर उनका बजट भी अच्छे तरह से बनता है और जो भी फंड्स है उनके अच्छे से या ट्रांजैक्शन से उसके बारे में अच्छे से रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग होती है और उस सारे अकाउंट्स का वो लोग ऑडिट भी करवाते हैं। तो यस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स कैन बी गारंटीड। देयर अकाउंटेबिलिटी, देयर इज डायरेक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल। द परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट्स कैन बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट, सो देयर इज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। तो इनके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो एक तो इट इज डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट और गवर्नमेंट, तो जो भी प्रॉब्लम होगा दैट कैन बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट एज वेल एंड हेंस यू कैन से देयर इज पब्लिक अकाउंटेबिलिटी कि पब्लिक को दे आर आंसरेबल टू द पब्लिक फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग इन देयर अंडरटेकिंग।
Then public revenue. The revenue of the departmental undertakings is deposited in the treasury of the government. So these undertakings help to increase the government revenue. तो इनका जो भी revenue है वो तो directly government treasury में जमा हो जाता है and hence you can say government का खुद का revenue बढ़ सकता है through these departmental undertakings. Then secrecy. The activities, performance of the departmental undertakings can be highly secret as government can avoid disclosure on the plea of public interest. Due to secrecy, only the most sensitive areas, that is defense etc., is operating under the departmental undertaking. तो एक तो यहाँ पे secrecy जरूर maintain होगी क्योंकि government can say कि okay we will not let out the secrets on the plea that it is in the public interest. तो पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए गवर्नमेंट कुछ भी लीकेज नहीं होने देगी, इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखेगी जो भी उनके पास होगा. एंड सेंसिटिव एरिया जो भी होंगे उसके रिलेटेड तो ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल ही लीक नहीं हो सकती. इट इज गोइंग टू बी केप्ट एज सीक्रेट बिकॉज देयर इज पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन दैट. देन लेट अस अंडरस्टैंड द डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. द मेन ड्रॉबैक्स आर inflexibility. The departmental undertakings work under the strict parliamentary control. There is too much interference of ministers and top officials. It is treated as one of the government offices. This reduces flexibility and efficiency of the undertaking. तो यहाँ पे क्या है कि एक तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ऐसा बोल रहे हैं वो. क्यों? क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल है. हर एक छोटी सी चीज़ के लिए सैंक्शन की ज़रूरत है, अप्रूवल की ज़रूरत है, या छोटी सी चीज़ के लिए उनको टॉप ऑफिशियल्स का सिग्नेचर वगैरह लेना होगा. वो जो भी डिसीजंस वगैरह होंगे उस पर्टिकुलर अंडरटेकिंग में उनके इंटरफियरेंस होगा ऑफ द मिनिस्टर्स और इवन टॉप ऑफिशियल्स ऑफ द अंडरटेकिंग. देन इट इज ट्रीटेड एज वन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेस ओनली. तो गवर्नमेंट का ही ऑफिस मान रहे हैं इसलिए उसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी या एफिशिएंसी की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द मिनिस्टर्स और टॉप अथॉरिटीज इन द डिपार्टमेंट. तो उनको जो भी वहाँ पे स्टाफ वगैरह होगा मे बी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी फॉर डिसीजन मेकिंग और इवन वर्किंग. तो जो भी ऑर्डर्स है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं विदाउट एनी फ्लेक्सिबिलिटी. एंड मे बी एफिशिएंसी भी प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर्स ही सब कुछ करना है. तो मे बी अगर कोई एफिशिएंट भी है पर्सन तो भी उसको अपना एफिशिएंसी दिखाने में कोई स्कोप नहीं रह जाता है. ओके, so hence we can say it is very rigid and it is not at all flexible. Then lack of motivation. The departmental undertakings have no power to utilize their revenue as these are deposited in the treasury. There is no incentive to maximize profit. There is no direct relationship between efforts and rewards. Generally, promotions are on the basis of seniority and not on the basis of efforts. So employees are not motivated to perform their best ability. अब यहाँ पे क्या है, सब कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है उनका सारा रेवेन्यू जाता है गवर्नमेंट की ट्रेजरी में. तो खुद वो रेवेन्यू इस्तेमाल नहीं कर सकती है वो इंडस्ट्री. फॉर एग्जांपल रेलवेज, तो उनका अगर रेवेन्यू सारा का सारा गवर्नमेंट में डिपॉजिट हो रहा है तो रेलवे खुद को सुधारने के लिए, खुद को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए दे कैन नॉट स्पेंड द रेवेन्यू अपॉन देमसेल्व्स बिकॉज दे हैव टू डिपॉजिट दिस रेवेन्यू इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी. सो एक तो वो मैक्सिमाइज नहीं कर सकते प्रॉफिट्स में वगैरह. दे कैन नॉट गो फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स बिकॉज पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व इन सच एंटरप्राइजेस एंड देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द एफर्ट्स एंड द रिवॉर्ड्स. तो एफर्ट्स जो भी जितने पुट इन करेंगे एफर्ट्स उतना रिवॉर्ड मिलेगा ही, ऐसा कुछ नहीं कह सकते. तो जनरली ऐसा हम लोग लेथार्जी देखने को मिलता है ऐसी अंडरटेकिंग्स में, क्योंकि क्या काम करना है, जाने तो 5 बज गए हम निकल जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का काम है. तो जनरली लोग इस तरह से फिर ट्रीट करने लगते हैं क्योंकि कितना भी काम करेंगे रिवॉर्ड तो उतना ही मिलना है. सो व्हाई शुड वी पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स. तो ऐसा हो सकता है. लेथार्जी कैन पीप इन बिकॉज देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स. देन प्रमोशंस ऑल्सो आर बेस्ड ऑन सीनियरिटी. तो सीनियर पर्सन को ही प्रमोशन मिलेगा एंड एफर्ट्स के बेसिस पे कोई प्रमोशन या कोई इंसेंटिव इनको नहीं मिलता है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है. सो दीज एम्प्लॉयज आर नॉट एट ऑल मोटिवेटेड टू परफॉर्म बेटर. तो वहाँ के एम्प्लॉयज को कोई मोटिवेशन नहीं है, इसलिए वो कोई ज़्यादा अपनी एबिलिटी इंक्रीज नहीं कर सकते या एनहांस नहीं कर सकते. देन लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स कैन नॉट प्लान लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स एज दे आर सब्जेक्ट टू बजटरी कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. दे आर नॉट अलाउड टू यूज देयर ओन रेवेन्यू फ्रीली as these have to be deposited into the treasury.
इट हैज़ नो इंडिपेंडेंस और फ्रीडम यूटिलाइजिंग द फंड्स इन इट्स ओन वे। तो सारा का सारा रेवेन्यू जो है उनका जाता है ट्रेजरी में गवर्नमेंट के। सो वो खुद के लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग या एक्सपांशन प्रोग्राम्स नहीं बना सकते। अगर उनके पास फंड्स होते तो वो शायद सोचते कि हमें भी कम्पिटिटिव बनना है, हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अपने इसमें लाना है। तो हो सकता है कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या और कुछ वो प्रोवाइड करना चाहते हैं जो कॉम्पिटिटिव बनने के लिए ज़रूरी है या कस्टमर बेस इंक्रीज करने के लिए जो ज़रूरी है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो इंडस्ट्री नहीं कर पाती है, जस्ट बिकॉज एवरी पेनी ऑफ द रेवेन्यू गोज इन टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो वो खुद तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग वो नहीं ले सकते कि हमें इस तरह से डेवलपमेंट करवाना है वो इंडस्ट्री में। सो दे कैन नॉट डू दैट because they do not have the freedom of utilizing the funds. Then inefficient management. The departmental undertakings are managed by the government officials. These are overburdened with the paperwork. They spend maximum time to answer the queries from parliament or ministry. They can be transferred anytime. As a result, they have less sense of responsibility and efficiency. Yes, inefficient management आप कह सकते हो। एक तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है ओवर बर्डन्ड होते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रोसीजरल वर्क बहुत होता है, प्रोसीजरल वर्क में ज़्यादा पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है। सो इफ छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन के लिए बहुत सारे पेपर्स मेंटेन करने पड़ते होंगे या बहुत सारी सिग्नेचर्स की ज़रूरत होती होगी अप्रूवल के लिए वगैरह वगैरह। सो वहाँ पे एक ट्रांजैक्शन शुरू होने के बाद कंप्लीट होने में बहुत सारी स्टेप्स या प्रोसीजर्स होते होंगे। सो येस यू कैन से बहुत सारा प्रोसीजर है, इसलिए पेपर वर्क भी उतना ही होगा, हर एक स्टेप पे होगा ही होगा। सो इन दैट केस इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। दे स्पेंड मैक्सिमम टाइम इन आंसरिंग द क्वेरीज फ्रॉम पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट से उनको क्वेरीज आती ही रहती है। जैसे पार्लियामेंट के हमारे जो भी मेंबर्स मे बी दे आर आस्किंग मेनी क्वेश्चंस अपॉन द से वर्किंग ऑफ दीज एंटरप्राइजेस। तो अगर बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से उठते हैं तो उनके जवाब देने में ही उनका आधा टाइम और एनर्जी खर्च हो जाती है। तो वो अपने लिए मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को बेहतर बनाने के लिए और कुछ सोच ही नहीं पाते क्योंकि उनके पास उतना टाइम या एनर्जी बचती ही नहीं है। तो ये पार्लियामेंट के क्वेश्चंस आंसर करने में ही उनकी एफिशिएंसी खर्च हो जाती है या टाइम भी स्पेंड हो जाता है। एंड दूसरी बात यह है कि दे मे बी ट्रांसफर्ड एनी टाइम। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लोग जो एम्प्लॉयज है दे हैव अ ट्रांसफरेबल जॉब, दे कैन बी ट्रांसफर्ड एनी टाइम। सो नेचुरली अगर उनको पता है कि यहाँ पे ज़्यादा रहना ही नहीं है तो वो इंटरेस्ट लेके काम नहीं करेंगे, है ना। तो जब उनको ऐसा लग रहा है कि दे विल बी ट्रांसफर्ड एनी टाइम, सो मे बी दे विल हैव लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ एफिशिएंसी भी होगी क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है तो एफिशिएंटली काम करके भी वो दिखाएंगे ही नहीं अपनी एफिशिएंसी। सो येस द वर्क विल बी सफर्ड ड्यू टू इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। Red tapeism and bureaucracy. Red tapeism and bureaucracy refers to delay in decisions due to many formalities. The decisions in the departmental undertakings are delayed due to administrative formalities, paperwork, procedures, etc. तो रेड टैपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि सारे डिसीजन जो है बहुत डिले से होते हैं। डिले से क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व है। एक तो सैंक्शंस है, अप्रूवल्स है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उसको आपको अटैच करने होते हैं। फिर ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज और पेपर वर्क और प्रोसीजर्स में बहुत सारा टाइम निकल जाता है, तो डिसीजन लेने में फिर दिक्कत होगी और टाइम भी लगेगा। सो इनोवेशन, बोल्ड अप्रोच एंड इमीडिएट एक्शन विच आर सो एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज हैव नो प्लेस इन दिस अंडरटेकिंग। तो रेड टैपिज्म की वजह से डिले इन डिसीजन मेकिंग होता ही रहता है। देन सुटेबिलिटी, वेयर आर द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सुटेबल? They are suitable in following cases. The cases are where utmost secrecy is required. जहाँ पे भी आपको ऐसे लग रहा है कि सीक्रेसी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो वहाँ पे आप कह सकते हो कि येस दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आप वो बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, तो डिफेंस आप प्राइवेट हैंड्स में नहीं ही भेज सकते क्योंकि सीक्रेसी विल बी कॉम्प्रोमाइज इन दैट केस। वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल इज नेसेसरी लाइक ब्रॉडकास्टिंग, तो ब्रॉडकास्टिंग एरिया में भी हमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग हो तो अच्छा रहता है। जैसे प्रसार भारती, तो प्रसार भारती क्या है? एक ब्रॉडकास्टिंग यूनिट है जो गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो वहाँ पे भी कंट्रोल इज नेसेसरी, इसलिए कि क्या इंफॉर्मेशन जानी चाहिए पब्लिक में, क्या नहीं जानी चाहिए, वो कंट्रोल करेगी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। वेयर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व, फॉर एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट और आयरन एंड स्टील। तो ये जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है या आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसमें तो ह्यूज फंड्स की ज़रूरत है और ये किसी प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो उनके पास तो प्राइवेट एंटरप्राइज के पास इतने फंड्स होंगे ही नहीं, तो उनको पब्लिक ही
ज्वाइंट स्टॉक या पब्लिक करना पड़ेगा, और पब्लिक और ज्वाइंट स्टॉक है मतलब गवर्नमेंट का उसमें रोल प्ले होना स्वाभाविक है. सो येस, दे विल departmental undertaking will be there in case of such projects where huge investment is necessary, like aircraft industry or iron and steel industry. The undertaking is a source of revenue. For example, railways. तो रेलवेज जो है गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है. तो अगर उनको सोर्स ऑफ रेवेन्यू मिल रहा है तो वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ही रहेगा हमेशा. वरना अगर ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग नहीं रहता, अगर ये प्राइवेट हो जाएगा तो गवर्नमेंट का इतना सारा रेवेन्यू लॉस होने वाला है. सो येस, दे विल बी टेकिंग इट अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल ओनली, अंडर द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फॉर्म ओनली. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द अदर, दैट इज पब्लिक कॉर्पोरेशन और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन फॉर्म. A statutory corporation is a body corporate formed by special act of parliament or by central or state legislature. तो statutory मतलब statute. statute क्या होता है? लॉ होता है. कोई भी एक लॉ, जैसे पार्टनरशिप के लिए एक लॉ बना है तो स्टैट्यूटरी एक्ट के अंडर वो पार्टनरशिप के रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं. वैसे ही कंपनीज रजिस्ट्रेशन होता है कंपनीज एक्ट के अंडर, so that is statutory corporation you can say. Then it is fully financed by the government. Its powers, objects, limitations etc. are also decided by the act of legislature. तो ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, एक तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से होगा, जैसे कोई स्पेशल स्टैट्यूट या एक्ट उसके लिए जरूर होगी. फिर उसका जो फाइनेंसिंग है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट से होगा. देन पावर्स एंड ऑब्जेक्ट्स एंड लिमिटेशंस एक्सेट्रा आर आल्सो डिसाइडेड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर. इसके एग्जाम्पल्स क्या है? इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस दैट इज ONGC. तो ये सारे जो कॉर्पोरेशंस है ये है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस. Then let us understand the features of these public corporations. The first is it is created by act of parliament or state or central legislature. तो act of parliament से ही उनका establishment होगा. Then powers, objectives, limitations of these are defined in the act only. तो जो भी पावर्स होंगी, ऑब्जेक्टिव और लिमिटेशंस होंगी इन कॉर्पोरेशंस की, वो सारी की सारी उस एक्ट में लिखी होगी. Then it operates under the control of central or state government. Yes, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल इनमें होगा, जरूर होगा. Then it is a separate legal entity gets incorporated automatically when act is passed. ये सेपरेट लीगल एंटिटी है. सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट हमने सीखा हुआ है कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर. सो यहाँ पे ये सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट होगा तो उस हिसाब से उसकी अकाउंटिंग वगैरह भी होगी. और ये कब एस्टैब्लिश हो जाएंगे? जैसे ही उसके लिए एक्ट बन जाएगा वैसे ही ये एस्टैब्लिश हो जाते हैं. इट इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट. इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती हैं. द पब्लिक कॉर्पोरेशन हैज इट्स ओन रूल्स of recruitment remuneration for its staff and employees. तो एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने के लिए या उनको ट्रेनिंग देने के लिए या उनका रेम्यूनरेशन वगैरह देने के लिए सारे रूल्स कौन देखेगा? ये पब्लिक कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट ही सारे रूल्स बनाएंगी. जैसे रेलवे रिक्रूटमेंट या स्टाफ रिक्रूटमेंट, स्टाफ सिलेक्शन, ये सारी जो अब तक एग्जाम्स थी ना जिनके बेसिस पे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलती थी लोगों को, तो अब उन्होंने एक ही सिंगल एग्जाम बनाई है उसके लिए, तो उसी के थ्रू सारी एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी एम्प्लॉयज की. सो ये अभी जो रिसेंट उसमें चेंज हुआ है कि एक ही सिंगल एग्जाम से वो यहाँ पे रिक्रूटमेंट पा सकते हैं अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में. देन इट एंजॉयज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफियरेंस. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है इनके पास क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफियरेंस उतना नहीं होगा इनमें पब्लिक कॉर्पोरेशंस में जितना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में था. देन मेन मोटिव ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज सर्विस टू जनरल पब्लिक. तो इनका मेन मोटिव या कॉमन गोल क्या है, उनका मेन एम गोल क्या है? दे हैव टू गिव द सर्विस टू द जनरल पब्लिक. देन इट इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स ऑपरेशन. तो जो भी उनका ऑपरेशन होगा, जो भी उनकी डे टू डे रूटीन ऑपरेशन होगा, दे आर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट के थ्रू पब्लिक उनको क्वेश्चंस पूछ सकती है अबाउट देयर ऑपरेशन एंड वर्किंग. इट हैज टू सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग.
तो जो भी उनका पब्लिक कॉर्पोरेशन का एनुअल रिपोर्ट होगा उनको वो सबमिट करना होगा पार्लियामेंट में भी एंड टू द रिलेटेड अथॉरिटीज एंड कंसर्न पर्सन्स. The accounts of public corporation are generally audited by comptroller and auditor general. C and AG ऐसे बोलेंगे उसको, ऑडिटर जनरल या comptroller and auditor general. ये ही ऑडिट करेंगे इन कॉर्पोरेशंस का. तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज का जो भी ऑडिट करते हैं वो जनरली प्राइवेट चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऐसा नहीं बोल सकते हैं. हो सकता है उन्होंने डिग्री ली है सीए की, बट उनको डेजिग्नेशन मिलता है ऑडिटर जनरल या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. उनके लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया है सिलेक्शन में. देन लेट अस अंडरस्टैंड द मेरिट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस. द फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी. द पब्लिक कॉर्पोरेशन इज एबल टू मैनेज इट्स अफेयर्स विद इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी. तो यहाँ पे ऑटोनॉमी है उनके पास, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है, इसीलिए अपने अपने अफेयर्स वो खुद मैनेज कर सकते हैं विद इंडिपेंडेंस. उनको फ्रीडम है अपने अपने अफेयर्स के बारे में डिसाइड करने का एंड हेंस इट इज फ्लेक्सिबल इन एडमिनिस्ट्रेशन. यहाँ पे क्विक डिसीजंस होंगे क्योंकि रेड टैपिज्म नहीं है. देयर इज लेस फाइल वर्क और पेपर वर्क एंड लेस फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड. तो ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है, ज़्यादा प्रोसीजर्स नहीं है और इसलिए हम कह सकते हैं कि क्विक डिसीजंस होंगे यहाँ पे. देन सर्विस मोटिव. द एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस आर डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट. तो यहाँ पे जो भी हो रहा है पब्लिक कॉर्पोरेशन में उसके बारे में, वर्किंग के बारे में सारा डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में. And hence you can say it can ensure the public interest. Public interest is protected in this case. Then efficient staff. The public corporations can have their own rules and regulations regarding remuneration and recruitment of employees. Public corporations अपने खुद के rules regulations बना सकता है किस बारे में? Recruitment of employees and remuneration of employees के बारे में. It can provide better facilities and attractive terms to the terms of service to staff to ensure efficient working from its staff. तो खुद एम्प्लॉयज के लिए वो अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं. दे कैन प्रोवाइड मेनी फैसिलिटीज टू देम एंड अट्रैक्टिव टर्म्स ऑफ सर्विस कैन बी देयर फॉर द वर्किंग स्टाफ. देन प्रोफेशनल मैनेजमेंट. इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ बिजनेस एक्सपर्ट्स एंड ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस ग्रुप्स सच एज लेबर, कंज्यूमर नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट. तो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो एक बिजनेस एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलाइज नॉलेज उनके पास है. सो ऐसा भी है कि दे रिप्रेजेंट वेरियस ग्रुप्स सच एज लेबर यूनियन के लीडर्स हो सकते हैं, कंज्यूमर्स के लीडर्स रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं जो भी नॉमिनेट किए होंगे गवर्नमेंट ने. सो येस यू कैन से द मैनेजमेंट विल बी इन प्रोफेशनल हैंड्स क्योंकि एक्सपर्ट्स तो वो है ही बट रिप्रेजेंटेटिव भी है अलग अलग ग्रुप्स के. देन लेट अस अंडरस्टैंड द demerits or disadvantages of public corporations. Autonomy on paperwork. The autonomy and flexibility of public corporations is only for name's sake. Practically, the ministers, government officials, political parties often interference with the working. अब वो कह रहे हैं कि ये जो ऑटोनॉमी या फ्रीडम की बात है वो तो खाली पेपर ऑन पेपर ही है, अदरवाइज इट इज एक्चुअली रन बाय द और एक्चुअली इंटरफियर्ड बाय द पॉलिटिकल parties etc. There is political pressure on them. Then lack of initiative. Public corporations do not have to face any competition and are not guided by profit motive. Public corporations एक तो बहुत सारा जैसे कहा गया है कि autonomy is not there. इसका मतलब कहीं ना कहीं interference है, restrictions है और इसीलिए वो कह सकते हैं कि वो कोई competition ऐसा नहीं face कर रहे क्योंकि वहाँ पे authority है जो interfere कर रही है. So maybe they do not face any competition. Since they do not face any competition, there will not be efficiency in their working. And because there is no efficiency in working, they will not be guided by the profit motive. उनको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऐसा कोई मोटिव उनके सामने नहीं होगा क्योंकि एफिशिएंसी दिखाने का कोई चांस उनको नहीं मिल रहा है. सो द एम्प्लॉयज डू नॉट टेक इनिशिएटिव टू इंक्रीज द प्रॉफिट एंड रिड्यूस द लॉस. तो कोई भी एम्प्लॉय इस तरह से काम नहीं कर रहा है कि उनका प्रॉफिट बढ़े या लॉस कम हो जाए. द लॉसेस ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस आर मेड गुड बाय द गवर्नमेंट. तो जो भी लॉस हो रहा है वो गवर्नमेंट के ऊपर ही जाता है या पब्लिक के ऊपर एक्चुअली पास ऑन हो जाता है. सो येस देयर इज लैक ऑफ इनिशिएटिव. Then rigid structure. The objects and powers of the corporations are defined by the act and these can be amended only by the amending of statute. तो जो भी ऑब्जेक्ट है, पावर्स है कॉर्पोरेशंस के वो तो सारे एक्ट में लिखे हुए हैं
और अगर उनमें कोई चेंज करना है तो पूरी एक्ट को चेंज करना पड़ेगा। देन अमेंडिंग द एक्ट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क। तो अगर कोई चेंजेस लाने हैं तो वो पर्टिकुलर एक्ट में चेंजेस करने पड़ेंगे और उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और प्रोसीजर भी बहुत इन्वॉल्व है। तो जब तक वो चेंजेस आएंगे वो सारा सिनेरियो बदला होगा, सारे सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए होंगे। सो यस, इट इज रिजिड स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज ड्रिवन बाय स्टैट्यूट और एक्ट। Then unfair practices. The governing board of public corporation may indulge in unfair practices. It may charge unduly high pressure and high price to cover up the inefficiency. तो यहाँ पे unfair practices हो सकती है और undue prices भी हो सकती हैं। उनकी inefficiency को छुपाने के लिए हो सकता है प्राइसिंग हाई हो जाए, ज़्यादा प्राइस वो चार्ज करे, एंड unfair practices भी अडॉप्ट कर सकते हैं। Then suitability. These public corporations are suitable where the undertakings require monopoly power. तो जहाँ पे मोनोपोली की ज़रूरत है कि ओके किसी 2 या 3 हैंड्स में या एक ही हैंड में होना चाहिए पूरा इंडस्ट्री, देन यू कैन से इट इज़ सूटेबल दैट पब्लिक कॉर्पोरेशन वो हो सकता है जहाँ पे मोनोपोली ज़रूरी है। देन वेयर अंडरटेकिंग्स रिक्वायर स्पेशल पावर्स डिफाइंड बाय द एक्ट। तो जहाँ पे एंटरप्राइजेस के लिए ज़रूरी है कि स्पेशल पावर्स उनके हाथ में कुछ होने चाहिए, तो एक्ट के हिसाब से होना चाहिए, मतलब पब्लिक कॉर्पोरेशन इज सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस। वेयर अंडरटेकिंग्स रिक्वायर रेगुलर ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से अगर आपको ग्रांट्स की ज़रूरत पड़ती होगी हमेशा, तो वो एक्ट के अंडर है तो ये ज़्यादा अच्छा है, इसलिए पब्लिक कॉर्पोरेशन हो सकता है या होना चाहिए। Where the undertakings require appropriate combination of public accountability and operational autonomy। तो जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी की, कि ऑपरेशनल फ्रीडम आपको चाहिए बट पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, इन दैट केस सच बिजनेस हाउसेस मस्ट बी पब्लिक कॉर्पोरेशंस ओनली, सो दैट इज सुटेबल फॉर देम एंड नॉट government companies. Government company means any company in which at least 51% of the paid up capital is held by the central government or state government or partly by central or state government. तो जब भी किसी कंपनी में एटलीस्ट 51% उनका पेड अप कैपिटल गवर्नमेंट के पास है, किसी भी गवर्नमेंट के पास, तो वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, इन दैट केस वी कैन से दैट इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी। 51% कैपिटल मतलब मोर देन 50% हो गया, मतलब ज़्यादा जो स्टेक है, ज़्यादा जो शेयर है उनका गवर्नमेंट कंपनी का होगा, और इसीलिए उसको गवर्नमेंट कंपनी, yes it is ownership only। 51% of paid up capital means owner 51% है गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। The government companies are governed and ruled by provisions of the Companies Act 2013 like any other registered company। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है या गवर्निंग उनका इस एक्ट के अंडर है। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन या हिंदुस्तान मशीन टूल्स। लेट अस अंडरस्टैंड नाउ द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और भेल यू कैन कॉल इट भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये ऊपर वाला एग्जाम्पल इन्होंने नीचे डाल दिया है, ठीक है। Registration. The government company gets incorporated under the Companies Act 2013. So registration है Companies Act के अंडर and all the provisions of the Companies Act are applicable to the government company also. Government can exempt it from some provisions by passing special resolution. Companies Act के अंडर बहुत सारे रूल्स प्रोविजंस दिए हुए हैं, तो अगर ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कंपनी को कुछ स्पेशल कंसेशन देना है तो उनको स्पेशल रेजोल्यूशन करना होता है मीटिंग में। तो उनकी जो भी एनुअल मीटिंग होती होगी या स्पेशल मीटिंग होती होगी तो उसमें उनको डिसाइड कर लेना है कि ये पर्टिकुलर रूल्स हमको अप्लाई करने हैं कि नहीं करने हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज स्पेशल रेजोल्यूशन। सो एग्जाम्पशंस उनको मिल सकते हैं बट दे हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द मीटिंग रिगार्डिंग एनी रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। देन इज ओनरशिप। द गवर्नमेंट कंपनी इज होली और पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। द शेयर कैपिटल ऑफ दीज कंपनीज इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे एक्चुअली किसके नेम पे होगा? प्रेसिडेंट विल बी द ओनर इन दीज कंपनीज। 51% उनका कैपिटल होगा। देन मैनेजमेंट। द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। अगेन यहाँ पे मैनेजमेंट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होगा, बट ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड हो गए गवर्नमेंट से।
देन द गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू अपॉइंट द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। तो बहुत सारे डायरेक्टर्स जो है वो भी गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। देन लीगल सेपरेट entity. The government company has separate legal existence. It can buy and sell property in its own name. It can enter into contract in its own name. Separate legal entity का मतलब क्या है कि अपने नेम में, अपने नाम से वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं इन देयर ओन नेम। दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन जो है ये कंपनीज, तो अपने नेम से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, डीलिंग कर सकते हैं पार्टीज के साथ। दे मे ऑल्सो परचेज एंड सेल द प्रॉपर्टी इन देयर ओन नेम। दैट इज कॉल्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी over here. Then ministerial control. The government company is subject to ministerial control. The concerned ministry takes appointments of directors. The ministry may issue directions and assume overall supervision of the undertakings. तो यहाँ पे ministerial control जरूर होगा in appointment of the directors. Directors appoint करेगी ये ministry. Then directions भी issue करेंगी ये ministries and supervise भी करेंगी in undertakings को. So main thing is appointment of the directors, then issuing the directions and overall supervision will be under the ministerial control. Then financial autonomy. The government company enjoys borrowing powers. It can raise the capital by issue of various securities. तो बहुत सारी सिक्योरिटीज वो इशू कर सकते हैं, मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, जैसे शेयर्स इशू है, डिबेंचर्स इशू है या और कुछ सिक्योरिटी हो सकती है. सो दे कैन बोरो द capital from public. So they have the borrowing power. It is free to use its revenue for growth and expansion of the company itself. तो उनका जो रेवेन्यू है वो भी वो खुद यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से. So they have the financial autonomy. Then efficient staff. The recruitment and remuneration of the employees of government company is independently decided by the government company itself. तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट है या रेम्यूनरेशन पॉलिसीज है वो खुद गवर्नमेंट कंपनी डिसाइड करेगी. दे आर नॉट गवर्न्ड बाय एनी सर्विस रूल्स. तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी के जो एम्प्लॉयज है उनको सिविल सर्विस रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं, तो इसलिए वहाँ की स्टाफ जो है एफिशिएंट स्टाफ है ऐसा माना जा सकता है. देन अकाउंटेबिलिटी. द गवर्नमेंट कंपनीज आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न. Its annual report is presented and discussed in the Parliament or State Assembly. They are accountable to the ministry and also public in general, you can say. तो उनका जो annual report है वो प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली में, विधानसभा में या लोकसभा में उनको ये प्रेजेंट करना पड़ेगा जो भी उनका रिपोर्ट होगा. Then let us understand the merits and advantages of government company. The first is administrative autonomy. They enjoy freedom from government political interference. It can function freely and smoothly under the general vigilance of the government. Suitable changes can be introduced whenever needed with the provisions of the act. तो गवर्नमेंट कंपनी है but it has relatively free atmosphere. उनके पास गवर्नमेंट का कोई इंटरफियरेंस नहीं होगा एंड फ्रीली स्मूथली उनका फंक्शनिंग जो है वो हो सकता है. बट थोड़ा सा गवर्नमेंट विजिलेंस रहेगा, बट दैट इज जस्ट जनरल. इट इज नॉट दैट स्पेसिफिक और दैट हैवी. देन सुटेबल चेंजेस कैन बी डन विद इन द कंपनीज एक्ट इटसेल्फ, विद इन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट इटसेल्फ. देन ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी. द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज्ड, फाइनेंस्ड एंड ऑडिटेड जस्ट एज एनी अदर प्राइवेट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी को भी मैनेज करते हैं प्राइवेट कंपनी की तरह या पब्लिक कंपनी की तरह. उनका फाइनेंसिंग भी इसी तरह से होता है और ऑडिटिंग वगैरह भी होता है किसी और कंपनी की तरह. इट कैन देयरफॉर सिक्योर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम इन ऑपरेशन एंड क्विकनेस ऑफ एक्शन इन रनिंग दी एंटरप्राइज. तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी भी इसलिए रहती है, उनको फ्रीडम रहता है ऑपरेशन का एंड क्विक एक्शंस भी ले सकते हैं टू रन द एंटरप्राइज बिकॉज दे कैन बी मैनेज्ड एंड फाइनेंस्ड एंड ऑडिटेड जस्ट एज एनी अदर कंपनी. दूसरे कंपनीज की तरह ही उनका ये सब कुछ होता है, तो उनको फ्रीडम है उतना. Then efficient staff. The government companies can have their own rules and regulations regarding the recruitment, remuneration of policies. They can appoint professionals and specialized people by offering better services and salary. तो उनका स्टाफ एफिशिएंट होगा. ये क्यों होगा? क्योंकि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है स्टाफ को अपॉइंट करने के और उनको रेम्यूनरेट करने के सारे रूल्स जो है ये खुद गवर्नमेंट कंपनीज बनाएगी. तो इसीलिए कह सकते हैं कि उनके पास अच्छा प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड स्टाफ है और हो सकता है. Just because they will be giving
द बेटर सैलरी ऑप्शंस और पैकेजेस टू सच स्टाफ, तो उनकी सर्विसेज भी अच्छी मिलेंगी उनको, इसलिए एफिशिएंट स्टाफ है उनके पास. देन द गवर्नमेंट कंपनीज, next is collaboration. The government companies can avail and accommodate managerial skill, technical know-how or expertise of private enterprises by conveniently collaborating with it. तो ये जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो कोलैबोरेट कर सकती है प्राइवेट कंपनीज के साथ, उनका कोलैबोरेशन हो सकता है प्राइवेट कंपनीज के साथ. सो हैंड इन हैंड विद द प्राइवेट कंपनीज, तो उनके पास मैनेजरियल स्किल्स आ जाएंगे प्राइवेट कंपनीज से, या टेक्निकल नॉलेज या एक्सपर्टाइज भी वो गेन कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर से. सो ये कोलैबोरेशन इज आल्सो पॉसिबल इन दीज कंपनीज. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज. द मेजर ड्रॉबैक्स आर ऑटोनॉमी ऑन पेपर वर्क ओनली. अगेन दिस इज मेजर ड्रॉबैक कि जो भी फ्रीडम दिखा रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, वो तो खाली ऑन पेपर है, एक्चुअल सिनारियो डिफरेंट है. इन एक्चुअल प्रैक्टिस द गवर्नमेंट इज द मेजर शेयर होल्डर and it dictates the terms and gets the thing done in its own way only. 51% कैपिटल गवर्नमेंट का है, तो मेजर शेयर उनके पास है, स्टॉक होल्डिंग, स्टेक होल्डिंग उनके पास है, तो गवर्नमेंट डिक्टेट्स द टर्म्स, ऐसा वो कह रहे हैं. तो ऑटोनॉमी ओनली इज ऑन पेपर, इन प्रैक्टिस इट इज डिक्टेटेड बाय गवर्नमेंट ओनली एंड देयर इज गवर्नमेंट इंटरफियरेंस. Then next is political interference. The government companies are treated as personal property of ministers, and the interference of the ministers is frequent. The operational policies of the government companies are formed according to whims and fancies of the ministers. क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कंपनीज यहाँ पे जो है वो समझी जाती है जैसे कि पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो वो मिनिस्टर्स जो है वो उनको पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह चला रहे, पर्सनल कंपनीज की तरह चला रहे, ऐसा यहाँ पे डीमेरिट्स में कहा गया है. सो इंटरफियरेंस जो है बहुत ज़्यादा होता है मिनिस्ट्रियल लेवल से, और इसीलिए ऑपरेशनल पॉलिसीज जो भी है वो उनके हिसाब से ही बनाई जाती हैं. सो यस, देयर इज पॉलिटिकल इंटरफियरेंस अकॉर्डिंग टू देम. बोर्ड पैक्ट विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ओनली, यू कैन से. तो उसमें दूसरे कोई रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, सारे गवर्नमेंट के ही होते हैं, तो सारा डिसीजन वगैरह गवर्नमेंट ही ले रही है इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. सो दीज डायरेक्टर्स try to please the government rather than improving efficiency of the government company. तो ये जो डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट क्या होते हैं वो क्या करेंगे, कंपनी को सुधारने के बदले वो गवर्नमेंट को खुश करने में लगे हुए, ऐसा इसमें कहा है. देन suitability. The government company form of organization, it is suitable for where the government wants to control a company in private sector without nationalization. तो जहाँ पे भी नेशनलाइजेशन किए बिना किसी प्राइवेट कंपनी को अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है, तब गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको गवर्नमेंट कंपनी तरीके से डिक्लेयर कर देगी या एक्ट के अंडर उसको लाएगी कि दिस पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी विल बी नाउ कॉल्ड एज गवर्नमेंट कंपनी. ओके, तो अगर ऐसा करना चाहती है नेशनलाइजेशन किए बिना, तो वो गवर्नमेंट कंपनी उसको बना सकती है. Where the government wants to go for collaboration with the private enterprise, अगर गवर्नमेंट को प्राइवेट एंटरप्राइज के साथ कोलैबोरेशन करना है, तब भी वो उसको गवर्नमेंट कंपनी बना सकती है, या गवर्नमेंट कंपनी सूटेबल whenever गवर्नमेंट wants to do the collaboration with private enterprises for certain goals. Where the projects require the government planning and funds, अगर ऐसी कोई प्रोजेक्ट है जहाँ पे गवर्नमेंट प्लानिंग की जरूरत है या गवर्नमेंट फंड्स की वगैरह जरूरत है, then we can say yes, government type की companies या government industry it is required. Government company will be the suitable form of organization for such companies.